हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाइड नर्सिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लेके आए एक और नए ड्रग का क्लासिफिकेशन जो आपके साइकेट्रिक नर्सिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग्स, जिसमें हम पढ़ेंगे लिथियम, कार्बामाजेपिन, सोडियम वैल्पोरेट। तो मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग क्या होता है, वन बाय वन सारे मेडिकेशन को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। कोई भी डाउट रहे तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लिथियम एंड अदर मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग्स। मूड स्टेबलाइजिंग आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर्स। जो मूड स्टेबलाइजर है ये किस लिए यूज किया जाता है? ट्रीटमेंट ऑफ बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। सम कॉमनली यूज्ड मूड स्टेबलाइजर्स आर लिथियम, कार्बामाजेपिन्स एंड सोडियम वैल्पोरेट। तो वन बाय वन हम देखते हैं। फर्स्ट है हमारा lithium. One of the most important drug in psychiatric is lithium. Lithium is an element with the atomic number 3, थर्ड नंबर का एलिमेंट है ये। periodic table में अगर हम देखेंगे तो and atomic weight is 7. It was discovered by F.J. Cade in 1949 and it's most effective and commonly used drug in the treatment of mania. mania क्या होता है ये हम आगे क्लास में देखेंगे, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ये मेनली क्या होता है, अफेक्टिव और कॉमनली किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है? मेनिया पेशेंट के लिए। मेनिया मीन्स क्या होता है? ऐसा डिसऑर्डर जिसमें जो पर्सन है उसकी साइकोमोटर एक्टिविटीज बहुत ही ज्यादा हाई हो जाती है। इंडिकेशंस देखते हैं हम। लिथियम का इंडिकेशन है एक्यूट मेनिया, prophylaxis for bipolar and unipolar mood disorders, schizoaffective disorders, cyclothymia, impulsive and aggressive behavior and other disorders में आप क्या आ जाएंगे? premenstrual dysphoric disorder, bulimia nervosa, borderline personality disorder, episodes of binge drinking, constant drinking वाला जो हैबिट होता है वो, then trichotillomania, देन क्लस्टर हेडेक। ये सारे कंडीशंस है जिसमें हम लिथियम को देते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं इस मेडिकेशन का। द प्रोबेबल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैन बी, तो ये सारे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। फर्स्ट है एक्सेलरेट प्री सिनेप्टिक रीअपटेक एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ कैटेकोलामाइन लाइक नॉरएपिनेफ्रिन। ये क्या करता है? प्री सिनेप्टिक रीअपटेक को एक्सेलरेट करता है। एक्सेलरेट मीन्स उसकी जो एक्टिविटी है उसको इंक्रीज करता है एंड डिस्ट्रक्ट करता है कैटेकोलामिन को, लाइक नॉन एपिनेफ्रिन। जो प्री सिनेप्टिक रीअपटेक को एक्सेलरेट करता है, उसकी एक्टिविटी को बढ़ाता है और कैटेकोलामाइन के एक्टिविटीज को डिस्ट्रक्ट कर देता है, जैसे कैटेकोलामाइन में भी किसको? नॉरएपिनेफ्रिन को। देन सेकेंड है इनहिबिट द रिलीजिंग ऑफ कैटेकोलामाइन एट द सिनेप्स। अब ये क्या कर रहा है? जो सिनेप्टिक एरिया होता है, जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर जहाँ पे एक्सचेंज होते हैं वो सिनेप्टिक एरिया है, यहाँ पे ये क्या करता है? कैटेकोलामाइन के रिलीजिंग को इनहिबिट कर देता है। देन थर्ड है आपका डिक्रीज पोस्ट सिनेप्टिक सेरोटोनिन रीअपटेक सेंसिटिविटी। पोस्ट सिनेप्टिक सेरोटोनिन रीअपटेक सेंसिटिविटी को कम कर देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑल दिस एक्शन रिजल्ट इन, तो ये जितने भी एक्शन देखे इसके रिजल्टिंग में क्या होता है? डिक्रीज कैटाकोलामाइन एक्टिविटी। जिसके रिजल्टिंग में क्या होगा? कैटाकोलामाइन एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी एंड एमेलियोरेटिंग द मेनिया, मीन्स जो मेनिया की कंडीशन है उसको समथिंग बेटर करने में हेल्पफुल रहती है। देन डोजेस, हम डोजेस देख लेते हैं लिथियम के। लिथियम इज अवेलेबल इन द मार्केट इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग प्रिपरेशंस। फर्स्ट है आपका लिथियम कार्बोनेट। लिथियम कार्बोनेट कैसे कैसे अवेलेबल रहता है? 300 mg टैबलेट में अवेलेबल रहता है, एग्जांपल लाइकेप। 400 mg सस्टेन्ड रिलीजिंग टैबलेट रहता है जिसका नाम है लिथोसन आसार। सेकेंड है आपका लिथियम सिट्रेट। लिथियम सिट्रेट 300 mg पर 5 ml लिक्विड। The usual range of dose per day in acute mania is 900 to 2100 mg given in a 2 to 3 doses. तो ये हो गया आपका डोजेस। हम लिथियम को किन किन डोजेस में और किस ब्रांड नेम के साथ हमको मार्केट में अवेलेबल होगा, किस प्रिपरेशन में अवेलेबल होगा, ये। नेक्स्ट हम देखते हैं लिथियम ब्लड
ब्लड लिथियम लेवल, हमारे बॉडी में लिथियम लेवल कितना थेराप्यूटिक रहेगा, कितना प्रोफिलैक्सिस रहेगा और कितना टॉक्सिक लेवल रहेगा, ये हम देखते हैं। थेराप्यूटिक लेवल कितना रहता है लिथियम का, 0.8 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट मीनिया। एक्यूट मीनिया के ट्रीटमेंट में हमारा ब्लड में लिथियम का लेवल कितना रहना है ट्रीटमेंट में मीनिया के, 0.8 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। प्रोफिलैक्टिक लेवल कितना है, 0.6 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर फॉर प्रिवेंशन ऑफ रिलीजिंग इन रिलैप्स इन बाइपोलर डिसऑर्डर। देन टॉक्सिक लिथियम लेवल, मोर देन 2.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर अगर हमारे ब्लड लेवल में लिथियम का लेवल हो गया है तो ये हमको क्या करेगा, टॉक्सिक इफेक्ट दिखाएगा। टॉक्सिक इफेक्ट क्या क्या है, टॉक्सिक साइन एंड सिम्टम ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी, ये मैंने अपने शॉर्ट्स में अपलोड कर दिया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं साइड इफेक्ट ऑफ लिथियम। तो फर्स्ट साइड इफेक्ट है हमारा न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट, जिसमें आपका आ जाएगा ट्रेमर्स, मोटर हाइपर एक्टिविटी, मस्कुलर वीकनेस, कॉगविल रिजिडिटी। कॉगविल रिजिडिटी क्या होती है, अभी एक नया टर्म है, तो ये क्या होता है, ये टाइप ऑफ रिजिडिटी विच मसल रिस्पॉन्स विथ कॉगविल लाइक जर्क टू द यूज ऑफ कंस्टेंट फेयर इन बेंडिंग द लिप। मतलब कॉगविल मीन्स बहुत ज़्यादा हार्डनिंग मसल हो जाएंगे और कंस्टेंटली क्या करेंगे मसल्स, फोर्स टू बेंडिंग द लिम्फ। कंस्टेंटली आप सीधा भी करोगे तो भी वो बेंडिंग करेगा लिम्फ्स को, तो इस तरीके की अगर मूवमेंट होते हैं, रिजिडिटी आती है पेशेंट में, तो हम उसको क्या कहते हैं, कॉगविल रिजिडिटी कहते हैं। सीजर, न्यूरोटॉक्सिसिटी, न्यूरोटॉक्सिसिटी में आपका डेलीरियम आ जाएगा, अब नॉर्मल इनवॉलेंट्री मूवमेंट आ जाएंगे, सीजर आ जाएंगे एंड कोमा आ जाएंगे। ये हो गया न्यूरोलॉजिकल। सेकंड है आपका रीनल, रीनल में पॉलीडिप्सिया, बहुत ज़्यादा आपको पानी, बहुत ज़्यादा आपको थर्स्ट फील होगा, पॉलीयूरिया, बहुत ज़्यादा यूरिनेशन फील होगा, ट्यूबुलर इनलार्जमेंट होंगे, नेफ्रोटिक सिंड्रोम होंगे। देन कार्डियोवास्कुलर में टी वेव डिप्रेशन होगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन एंड मेटलिक टेस्ट, आपके जो माउथ में मेटलिक टेस्ट आएगा। एंडोक्राइन में आपका आ जाएगा अबनॉर्मल थायराइड फंक्शन, गोइटर भी हो सकता है एंड वेट गेन भी हो सकता है। देन नेक्स्ट है डर्मेटोलॉजिकल। डर्मेटोलॉजिकल साइड इफेक्ट क्या होगा, एक्नीफॉर्म इरप्शन। एक्नीफॉर्म इरप्शन आप समझ रहे हैं कि पिंपल लाइक फॉर्मेशन हो जाएगा, पेपुल्स इरप्शन हो जाएंगे वहां पे। देन एक्सकार्बेशन ऑफ सोरियासिस, सोरियासिस के एक्सकार्बेशन का साइड इफेक्ट आ जाएगा। साइड इफेक्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, टेट्रोजेनिक साइड इफेक्ट दिखाएगा, पॉसिबिलिटी दिखाएगी, मतलब बच्चे को टेट्रोजेनिक, बच्चे में भी टेट्रोजेनिक इफेक्ट दिखाएगा, मॉल फॉर्मेशन होने के चांसेस रहेंगे। इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ अपस्टेन अनोमली, अपस्टेन अनोमली क्या होती है, डिस्टोर्शन एंड डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल इन राइट वेंट्रिकल, मतलब कॉन्जेनाइटल एनोमलीज होने के चांसेस रहेंगे बच्चे में। when taking in a first trimester, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लेते हैं तो secreted in a milk and can cause toxic in infant, toxicity in infant। तो अगर कोई मदर लिथियम ले रही है तो ब्रेस्ट फीडिंग अवॉइड करना है। then lithium toxicity, toxicity occur when serum lithium level is more than 2.0 मिलीग्राम पर लीटर। तो लिथियम टॉक्सिसिटी के साइन एंड सिम्टम्स आप देख लीजिएगा, मैंने शॉर्ट्स में अपलोड कर दिए हैं। अब हम देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी, कि अगर पेशेंट में लिथियम टॉक्सिसिटी हो गई है तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे। डिसकंटिन्यू द ड्रग इमीडिएटली, सबसे पहला हमारा काम रहेगा, अगर टॉक्सिसिटी हो गई तो डिसकंटिन्यू द ड्रग इमीडिएटली। फॉर सिग्निफिकेंट शॉर्ट टर्म इंजेक्शन, रेसिडुअल गैस्ट्रिक कंटेंट शुड बी रिमूव्ड बाय इंडक्शन ऑफ emesis, gastric lavage and absorption with activated charcoal। अगर शॉर्ट टर्म इंजेक्शन हुआ है तो हमको क्या करना है, गैस्ट्रिक कंटेंट को आउट करना है, कैसे, इमेसिस उल्टी करवा के, गैस्ट्रिक लैवेज करवा के, या फिर एक्टिवेटेड चारकोल अब्जॉर्प्शन के थ्रू। देन इफ पॉसिबल इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू इंजेस्ट फ्लूइड, कंटिन्यू फ्लूइड इंजेक्शन करवा के भी हम उसको टॉक्सिसिटी को कम कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है assess serum lithium level, serum electrolyte, renal function, ECG as soon as possible। पेशेंट में अगर टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स आ रहे हैं तो हमको जितनी जल्दी हो सके ये सारे टेस्ट करवाने हैं। देन नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, तो हमको एमएसएस भी करा रहे हैं, लेवेज भी दे रहे हैं, तो हमको क्या करना है, तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करना है पेशेंट में। देन नेक्स्ट है कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ लिथियम यूज,
कौन कौन से ऐसे कंडीशंस है जिसमें हम लिथियम मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते? तो कार्डियक, रीनल, थायराइड एंड न्यूरोलॉजिकल डिस्फंक्शन पेशेंट को हम नहीं दे सकते लिथियम। प्रेजेंस ऑफ ब्लड डिस्क्रियासिस, पेशेंट में अगर ब्लड डिस्क्रियासिस वाली प्रॉब्लम्स है तो हम नहीं देंगे। ड्यूरिंग द फर्स्ट टाइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन हमको अवॉइड करना है। सीवियर डिहाइड्रेशन है तो भी हमको नहीं देना है। हाइपोथायराइडिज्म है तो भी हमको नहीं देना है। हिस्ट्री ऑफ सीजर है तो भी हमको नहीं देना है। अब है हमारा मेन रोल, नर्सेस रोल। जब कोई पेशेंट लिथियम रिसीव कर रहा है तो नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी? तो द प्री लिथियम वर्कअप, प्री लिथियम वर्कअप में क्या रहेगा? द कंप्लीट फिजिकल हिस्ट्री लेना है हमको, ईसीजी लेना है, ब्लड स्टडीज करानी है ये सारे, एंड यूरिन एग्जामिनेशन करना है, मस्ट बी कैरिड आउट, ये करना है हमको। इट इज इम्पॉर्टेंट टू असेस रीनल फंक्शन एज ए रीनल साइड इफेक्ट आर कॉमन इन द ड्रग कैन बी डेंजरस इन इंडिविजुअल विथ कॉम्प्रोमाइज किडनी फंक्शन। तो हमको रीनल के जो फंक्शन है वो असेस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका जो साइड इफेक्ट है मेनली रीनल सिस्टम को लेकर बहुत ही डेंजरस है। अगर कोई पेशेंट कॉम्प्रोमाइज्ड किडनी फंक्शन से है तो उसके लिए बहुत ही ये डेंजरस हो सकता है। देन थायराइड फंक्शन शुड ऑल्सो बी असेस्ड एज द ड्रग इज नोन एज डिप्रेस द थायराइड ग्लैंड। जहां जैसे कि हमको पता है कि ये क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को डिप्रेस कर देता है, तो थायराइड फंक्शन को भी टेस्ट कराना बहुत ही जरूरी है। देन नेक्स्ट है, to achieve therapeutic effect and prevent lithium toxicity, the following precaution should be taken. फर्स्ट है हमारा, लिथियम मस्ट बी टेकन ऑन अ रेगुलर बेसिस। आपको लिथियम रेगुलर बेसिस पे ही खाना है। प्रिफरेबल एट द सेम टाइम डेली। आपको अगर टीडीएस शेड्यूल में लिखा है तो आपको टीडीएस शेड्यूल में ही मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट लेना है। अगर आपने मॉर्निंग की टैबलेट नहीं ली है और आफ्टरनून में आप अगर 2 टैबलेट एक साथ ले रहे हैं तो ये लिथियम टॉक्सिसिटी कराएगा। आपको ऐसे मिक्सअप नहीं करना है। अगर आप में मॉर्निंग में भूल गया है तो आप अपना बाकी का रूटीन फॉलो करके उसको नेक्स्ट मॉर्निंग में आपको कंटिन्यू करना है। अगर आप ये मॉर्निंग का टैबलेट भी आफ्टरनून में लेते हैं तो ये टॉक्सिसिटी कर सकता है। नेक्स्ट है, when lithium therapy is initiated, mild side effects such as a fine hand tremors, increased thirst and urination, nausea, anorexia, etc. may be developed. Most of them transient and do not represent lithium toxicity. ये lithium initiated therapy start होने से भी symptoms आ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये डायरेक्ट आपको toxicity है, आपको ये ध्यान रखना है। Then serious side effect of lithium that necessitate its discontinuance include vomiting, extreme hand tremors हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा hand tremors हो रहे हैं, seditions आ रहा है बहुत ज़्यादा, muscle weakness हो रही है, vertigo हो रहा है, तो हमको तुरंत नोटिफाई करना है साइकेट्रिस्ट को। इफ एनी ऑफ दिस इफेक्ट अकर, अगर इस तरीके किसी भी सिम्टम्स आता है तो ये सीरियस साइड इफेक्ट में इंक्लूड होगा, आपको तुरंत साइकेट्रिस्ट को इन्फॉर्म करना है। Then, since polyuria can lead to dehydration with the risk of lithium intoxication, बहुत ज़्यादा polyuria हो रहा है तो आपको dehydration chances है, जिसकी वजह से lithium intoxication हो सकता है। Please, patient should be advised to drink enough water to compensate the fluid loss. तो आपको fluid loss को compensate करने के लिए enough water लेने की ज़रूरत है। Then next है, various situations may require an adjustment in the amount of lithium administered to the patient, such as in addition to new medication to patient, due drug regimen, new diet or illness, fever, excessive sweating. जैसे कि डिफरेंट सिचुएशन पे हमको उसके हिसाब से दवाई को एडजस्ट करना है। लाइक पेशेंट डू ड्रग रेजिमेन, अ न्यू डाइट और इलनेस विद अ फीवर और एक्सेसिव स्वेटिंग। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग आ रही है, तो इस सिचुएशन पे, या फिर हैवी आउटडोर वर्कर है पेशेंट, तो इस सिचुएशन पे सोडियम लॉस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, और सोडियम लॉस ज़्यादा होगा तो लिथियम टॉक्सिसिटी होने के चांसेस रहेंगे। तो हमको इस सिचुएशन पे क्या करना है, पेशेंट को एडवाइस करना है कि कंज्यूम लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर विथ सॉल्ट टू प्रिवेंट लिथियम टॉक्सिसिटी, ताकि जो डिक्रीज सोडियम लेवल है वो मेंटेन हो सके।
अगर बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है या गैस्ट्रोएंटेराइटिस डेवलप हो रहा है तो पेशेंट को हमको बोलना है कि इमीडिएटली रिपोर्ट करें डॉक्टर को या फिर हमें, तो हम डॉक्टर को रिपोर्ट करेंगे। दिस कंडीशन हैव टू हाई पोटेंशियल कॉजिंग इन लिथियम टॉक्सिसिटी। अगर बहुत ज़्यादा गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, तो ये आपको लिथियम टॉक्सिसिटी कर सकता है क्योंकि सीरम में सोडियम लेवल कम होगा। तो आपको कोशिश करना है कि पेशेंट को आप एडवाइस कर सके जितना ज़्यादा हो सके आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। Then frequent serum lithium level elevation is important. Blood for determination of lithium level should be drawn in the morning approximately 12 to 14 hours after the last dose was taken. तो आपको क्या करना है, जब भी लिथियम लेवल चेक करना है तो आपको लास्ट डोज लेने के 12 से 14 घंटे के बाद आपको ब्लड डिटर्मिनेशन कर सकते हैं लिथियम टॉक्सिसिटी लेवल असेस करने के लिए। देन नेक्स्ट है आपका पेशेंट शुड बी टोल्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर फॉलो अप। आपको पेशेंट को बताना है कि आपको रेगुलर फॉलो अप करने की ज़रूरत क्यों है, ताकि आपकी जो भी लिथियम टॉक्सिसिटी की सिम्टम्स है वो हम कम कर सकें और जो भी डेंजर साइंस है हम उसको कम रिड्यूस कर सकें। इन सारी चीज़ों के लिए आपको समझाना है कि रेगुलर फॉलो अप ज़रूरी है। तो ये था आपका मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग में लिथियम। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। It's not for only the BSc nursing and GNM students, studying students. It's also important for the competitive exam. तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। फर्दर और मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग की क्लासेस हम कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।